स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्लस ICS में। हम लोग DLED बिहार एग्जामिनेशन के मैथ सीरीज को, मैथ प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चौथे क्लास में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें मतलब डाले गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो अगर आपको भी बिहार DLED 2026 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, अच्छा नंबर लाना है, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं एकदम प्रीवियस ईयर के कलेक्शन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे आप। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल कहाँ गया? यहाँ है। ये देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो थोड़ा सवाल को देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार वीडियो को रोकिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है सवाल, कर पाएंगे? आइए समझते हैं। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है, माध्य बोले तो औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हम यहां लिख रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जोड़ का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। प्रथम n, प्रथम 20, प्रथम 25, प्रथम 100। नेचुरल नंबर को अगर आपको जोड़ना हो, प्राकृतिक संख्या को जोड़ना हो, तो हमारे लिए फॉर्मूला है। अब आप हमको बताइए कि अगर हम, ये है हमारे पास सम का फॉर्मूला, ठीक है, अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट से भाग दे दें, मतलब संख्याओं से भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर एवरेज निकलेगा। ठीक है, फिर से समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। ये क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2 क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो जोड़ है। ठीक है, अगर हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो हमें क्या करना होता है आप बताइए? तो आप कहेंगे सर जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। तो कितना संख्या है? n संख्या है, n से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा माध्य। और इसी माध्य का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब वैल्यू दिया हुआ है 5n/9, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा फिलहाल तो नहीं सर। 5n में 2 से गुना कर दीजिए तो ये 10n हो जाएगा। 9 में n से गुना कर लीजिए, 9n प्लस 9 एकम 9। ठीक है, तो 9n को जब आप बराबर के अंदर लाएंगे, ये 10n है, जब ये अंदर आ जाएगा तो घट जाएगा, n बराबर हो जाएगा सिर्फ 9, बोले तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे जोड़ के लिए और ये फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब n से जब डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज हो जाएगा, यानी कि माध्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए तो ये बना दीजिए फिर। देखिए, ब्लैकबेरी कंपनी का नाम है, ब्लैकबेरी। उसने अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। इतना अच्छा कंपनी है, बताइए। मोबाइल वगैरह भी शायद पहले आता था ब्लैकबेरी का, मोबाइल नहीं आता होगा, और भी सामान आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। उसका जो प्रोडक्ट है पतलू, वो बोल रहा है कि भाई हम तो आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। अच्छी बात है। देखिए, लालच में जो है विवेक चला गया दुकान सामान खरीदने, है ना। ये देखिए इसको क्या हो गया, ये भी जा रहा दुकान में। चला गया वो दुकान विवेक। वह छूट पर ना 400 रुपए बचाना चाहता था। विवेक के माइंड में ये बात है कि हमको 400 रुपए बचाना है सर, 400 रुपए। ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए? यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 रुपए, बात को समझिएगा, 320 रुपए कीमत है, 320 पर कितना डिस्काउंट है? तो आप कहेंगे सर 25%, यानी ये कैंसिल होगा 4 बार में और ये कैंसिल होगा 80 बार में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यदि विवेक एक पतलून खरीदेगा तो उसको 80 रुपए का बेनिफिट होगा, मतलब 80 रुपए वो बचा पाएगा। एंड विवेक वॉन्ट्स टू सेव 400 रुपीज, 400 रुपए वो बचाना चाहता है। एक पतलून पर 80 रुपए बचाता है, तो उसको कितना पतलून खरीदना होगा बताइए आप? 5 पतलून? नहीं, आप ऐसा भी कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए कि देखिए सर 400 रुपया उसको बचाना है,
एक पतलून पर 80 रुपया बचता है, टोटल उसको 5 पतलून खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? बस यही सवाल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। समय फर्स्ट करेंगे, समय बचेगा आपका। निम्न में से कौन सा दो त्रिभुजों के लिए समानता मानदंड नहीं है? समानता मानदंड नहीं है। समानता को आप यहां पे सर्वांगसम वर्ड समझे, सर्वांगसम भी समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि दो त्रिभुजों के लिए सर्वांगसम होने का जो कंडीशन है, क्योंकि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है ना तो 100% समान होगा। समान इन द सेंस समरूप होगा। समझ रहे हैं? ये देखिए, हम आपको एक लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन उल्टा अगर आप करें, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम लिखा हुआ है, हो भी सकते हैं या नहीं। ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही है? अगर आप इसको ऐसे समझे कि अगर ये दोनों समरूप है, समरूप कहने का मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक बड़ा एक छोटा, लग रहा होगा आपको, तो एक बड़ा है एक छोटा है, ये दोनों का दोनों त्रिभुज कैसा है? तो आप कहेंगे सर समरूप है। सर्वांगसम हम लोग कब बोलते हैं? जब ये साइड इसके बराबर हो, ये वाला साइड इसके बराबर हो, और ये वाला साइड इसके बराबर हो। समझ रहे? यदि एक त्रिभुज का संगत भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होगा, तब हम उसको बोलेंगे सर्वांगसम। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन दोनों त्रिभुज समरूप तो है। तो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोनों को अगर हम बराबर साइज का कर ले, क्या ये सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, यही तो दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम दोनों को बराबर मान के चलते हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों ट्रायंगल बराबर है, तो यदि ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों समरूप भी है और दोनों सर्वांगसम भी है। इसका साइड इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला यहाँ के बराबर हो जाएगा, तो सर ये तो समरूप सर्वांगसम हो गया ना। और अगर ये सर्वांगसम है तो समरूप तो 100% होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपसे बोला जा रहा है कि सर्वांगसमता का कौन सा मानदंड नहीं है? तो दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए सर्वांगसम होने का ये चिन्ह है और ये समरूप होने का चिन्ह है। सर्वांगसम होने के लिए देखिए सब मतलब कि कंडीशन आप देख लीजिए, एंगल एंगल एंगल, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ये पॉसिबल है सर। इस त्रिभुज के तीनों भुजा साइड 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 इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर अगर हो गया, जैसा कि इसमें है, वैसी स्थिति में भी ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा तो समरूप भी हो जाएगा। तो ये वाला भी पॉसिबल है सर। ठीक है, एक कंडीशन और समझिएगा कलर चेंज करके। ये साइड और इसमें देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है। समझ रहे बात को? थोड़ा सा समझ लीजिए, जरा सा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है। अगर ये और ये साइड बराबर है, इस वाले के दोनों के, ये इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगा, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल यदि बराबर हो गया, क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम प्लस में समरूप। तो ये तीसरा कंडीशन है दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का, साइड एंगल साइड, यानी कि ये वाला भी। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया कोई पैमाना नहीं है सर त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का। ठीक है, क्या बात है समझ में आ रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो जरूरत है इस सवाल से रिलेटेड उतना हम आपको समझा पाए हैं। सारा ये सर्वांगसम का साइन है, ये समरूप का साइन है। सर्वांगसम होने का मतलब कि एक त्रिभुज का जितना भी साइड है वो दूसरे वाले के बराबर हो जाए, या फिर जितना भी एंगल है वो दूसरे वाले के एंगल के बराबर हो जाए तो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो समरूप भी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए,
प्रयास करिए थोड़ा, थोड़ा पानी पीते हैं। ट्राइंगल एबीसी में है, ये तो हल्का सा मिस्टेक है, जरा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कहां पर क्या होगा। ये ए बी का वैल्यू है, ये ए बी का वैल्यू है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर, ठीक है, आप हल्का सा इसमें करेक्ट कर लेंगे। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी। देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। देखिए आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है, ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ए बी बराबर 6√3, ये है सर 6√3, ए सी है सर 12 सेंटीमीटर और बी सी है सर 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए कि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है ना। एक बार और, यदि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के, तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। समझ रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। और कर्ण के सामने का जो एंगल होता है ना सर, वो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो पहले ये तो क्राइटेरिया हो, क्या ये पॉसिबल है सर इस ट्राइंगल में, क्या ये संभव है। ए बी का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। 6 36, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 36 में 3 से गुना करेंगे, आप कहेंगे 36 दिया 108। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 36, बराबर हो गया 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो 108 और 36 जब आप जोड़ेंगे तो 144, दोनों बराबर आ गया ना सर। अगर ये बराबर आया, अगर ये बराबर आया मतलब ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाला जो एंगल है ना, ये वाला सर, वो होता है कितना डिग्री आप बताएं, तो आप कहेंगे समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। आपसे पूछा जा रहा है कोण बी का मान, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। समकोण त्रिभुज हो गया ये देखिए सवाल आपसे दिया जा रहा है आपको कि 2.1875 डिवाइडेड बाई नहीं, ये सवाल है। इसको अगर हम, यानी तो दशमलव में है सर, यदि हम इसको फ्रैक्शन में डालें, बोले तो परिमेय संख्या में बदलें, भिन्न में बदलें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके सामने दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। ये कौन सा पॉसिबल है चारों में से। 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर हम तो नीचे में 4 जरूर ले आएंगे, काटेंगे इसको, समझिएगा। 25 से 25 चको 100, 2 जीरो बच गया। 25 अठे, याद करिए, टेबल याद करिए, 25 अठी 200, कितना बचा 18, ऊपर से उतार देंगे 7, 25 सते 175, कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 12, ऊपर से उतार देंगे 5, तो ये हो जाएगा 25 25। हो गया छोटा, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, और कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर काटिए, 25 से कटेगा ये 16 बार में, हमको याद है, आपको भी याद हो जाएगा। 25 में 16 से आप गुना करेंगे 400 आ जाएगा, तो 25 से 16 बार में इसको काट रहे हैं। 25 तिया, बोलिए बोलिए बोलिए, 25 तिया 75, कितना बच गया, तो आप कहेंगे कितना बच गया, 12 बच गया सर। ऊपर से उतार देंगे 5, तो ये हो जाएगा 25 25। क्लियर है, इतना करना पड़ेगा आपको, बस ना करना होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये हो गया सर 35 डिवाइडेड बाई 16, जो इतना बड़ा आपको शुरू में दिख रहा था वो इतना छोटा हो गया। अब इसको यदि हम और थोड़ा फैक्टर करें, जैसे 35 को हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 गुने 7 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 16 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 पर पावर 4, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ऑप्शन में आप छाट लीजिए, ऊपर में 5 into 7 होना चाहिए,
ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ये ऑप्शन है। ऊपर में है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, नीचे में है 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 0। ये क्या फर्क पड़ता है? 5 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रही है? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 अपने से समझने के लिए, क्योंकि ऐसे भी 1 होगा तो 1 इसमें मल्टीप्लाई होकर के कोई रिजल्ट तो बिगाड़ेगा नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, शांत दशमलव में समझिए कि चेंज किया गया है इसको फ्रैक्शन। ये देखिए आप, एक आदमी 20 रुपए शेयर में 20,000 रुपए पूंजी लगाता है। 20 रुपए शेयर, शेयर का दाम कितना? एक शेयर का दाम 20 रुपया। ठीक है, एक शेयर का दाम 20 रुपया। वो 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, यानी कि भाग देने से आप बता पाएंगे कि सर उसने 100 शेयर तो पक्का खरीदा होगा, है कि नहीं? 2,000 रुपए जब हम 20 रुपए शेयर के हिसाब से खरीदेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 100 टाइम्स। 100 शेयर वो खरीदा है आदमी, यदि उसका मूल्य 22.50 रुपए प्रति शेयर पर वह उसे बेच देता है, खरीद लिया शेयर, अब उसको बेचेगा, कैसे बेचेगा? 22.50, लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 22.5, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अरे ये तो 22.5 है? 22.5 22.5, 22.5 कहने का मतलब 45/2। क्लियर? एक शेयर को कितना में बेचेगा? 45/2 में। कितना शेयर खरीदा है? 100 शेयर। गुना करिए सर, 50 बार में कट गया, 45 पचे 225, एक जीरो और आ जाएगा। बताइए खरीदा था कितना में? 2,000 में। जब उसको बेच रहा है तो कितना पैसा मिलेगा? 2250 रुपए, यानी कि उसको लाभ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 250 रुपए। होगा कि नहीं होगा? 2250 में से 2,000 रुपए घटा दीजिए, उसका बेनिफिट हो गया 250 रुपए। ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप शेयर का सवाल भी कर सकते हैं। ये देखिए सब क्वेश्चन गलत नहीं करके आना एग्जाम में, एकदम नहीं। ना तो ये सब गलत होने वाला सवाल है, ना छूटने वाला सवाल है, बिल्कुल नहीं, बहुत पछतावा होगा फिर। ये रेखा होना चाहिए। एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है। एक बार फिर से समझे आप स्पर्श रेखा के बारे में। ये सर्कल है सर, ये हमने क्या ड्रॉ किया? ये हमने क्या ड्रॉ किया? आप कहेंगे स्पर्श रेखा। ये जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, कोई भी एक स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? तो ये कहेंगे ये तो छेदक रेखा है सर, एक बिंदु और दो बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद किया, ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा दो बिंदु पर काटता है उसको, तो यह स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ किया। अब बताइए तो ये क्या है? ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी है। मतलब कितना खींचेगा आप? हल्का सा कर्व करते चलिए, नया नया स्पर्श रेखा खींचते चलिए। यानी कि एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा उसका कोई संख्या फिक्स नहीं है, वो अनंत होगा। ठीक है, कुछ और बातें समझ लें इसके बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, देखिए कि दो वृत्त एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, बाहर है थोड़ा एक दूसरे से, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ एक ये हो जाएगा सर जो दोनों में रहे, कॉमन टेंजेंट। एक यहाँ है सर जो दोनों का स्पर्श करेगा, एक ये वाला स्पर्श रेखा है सर, और एक ये वाला स्पर्श रेखा है। बस समझ में आ रही है? टोटल कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4। क्लियर है? हटा दे इसको। यदि दोनों वृत्त ना एक दूसरे को टच करते हो बाहरी रूप से, ऐसा ऐसा, कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे? उभयनिष्ठ तो ये हो गया सर 1, ये हो गया सर 2, और ये हो गया 3। कितने स्पर्श रेखाएं होंगी उभयनिष्ठ? तो 3। ठीक है, एक बार आपके ही एग्जाम में पूछा था
कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी बिंदु पर बाहरी रूप से स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु पर, इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस बिंदु पर कितना खींचा जा सकता है? केवल एक। ठीक है, इस स्पर्श बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। किसी वृत्त में किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका जवाब होगा सर एक और एक दो। और ये दोनों का दोनों स्पर्श रेखा, अगर इसका नाम आप ए और बी देते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। क्लियर है इतनी सारी बातें? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, तो 36 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए अगर आप फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अगर इसका वृत्त का ये सेंटर है तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, मतलब एरिया देख रहे हैं, ये वाला पूरा है ना, इसी को बोला जा रहा है त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा एंगल बनता है। आपसे संगत चाप की लंबाई पूछी जा रही है। देखिए चाप आप इसको बोले, जो संगत चाप आप देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं चाप, आर्क जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है देख लीजिए 54 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, क्या कर सकते हैं, पाई इंटू रेडियस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो ये 36 गुने 36 गुना में थीटा, थीटा का वैल्यू तो नहीं पता है सर, बटा में हो जाएगा ये 360 बराबर में 54 पाई। कोई ऑब्जेक्शन? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत है, ये पाई से पाई कैंसिल है, 36 से ये काट लीजिए 10 बार में, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 से काट लीजिए 5 बार में, 5 में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। थीटा निकल गया आपका। अब आपको चाहिए इस चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री, है ना। पाई गुना में, पाई का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए नहीं रखे हैं, रेडियस कितना था 36, गुना में थीटा का वैल्यू कितना है 15 बटा में 180। सॉरी, ठीक है, आपको जैसे समझ में आता हो काटिए। 36 बचे 180 होता है। ठीक है, 5 से काट लीजिए इसको 3 बार में, तो 3 में पाई से गुना कर लेंगे तो 3 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। नथिंग स्पेशल, ये है आपका ऑप्शन थर्ड वाला। दो फॉर्मूला का यूज है ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से चल करके हमने थीटा निकाला, फिर थीटा का वैल्यू हम रख देंगे इस फॉर्मूले में, ये है आपका चाप की लंबाई। क्लियर? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेंसुरेशन में, मैथ्स में फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है। यदि बहुपद, ये पूरा का पूरा बहुपद है, ये x-2 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए अगर ये संख्या अगर इससे पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब है कि जब हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे, ना, तो रिमाइंडर शेष 0 बचेगा, कुछ भी नहीं शेष आएगा। क्या करना है, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, इसमें क्या करेंगे आप, x-2 बराबर 0 करिए, क्योंकि ये x-2 जो है वो इसका एक गुणनखंड है, बराबर में 0 होगा, x का वैल्यू 2 होगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, और बराबर में क्या रहेगा 0, क्योंकि शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर आप बात को समझेंगे, अगर हम x का मान इसमें 2 रखते हैं तो जो भी आंसर आता, जो भी कैलकुलेट करने के बाद बचता, वो शेषफल होता है। तो यहां तो हमने 0 कर दिया, चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो x का मान रख देंगे 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस x का मान 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 चौको 16, माइनस में ये हो जाएगा कितना, px, यानी x का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 8 बराबर में 0। ठीक है, बस बोलिए क्या कर सकते हैं, 8 और 8 16, 16 और 16 32,
-2p बराबर, जब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -32, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, ये 16 बार में p का वैल्यू हो गया 60, p का वैल्यू 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बस इतना ही सा बात है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखा, ये सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, बना देते हैं सर त्रिभुज एबीसी, क्या दिक्कत है, एबीसी में, ए बी सी में बीसी को डी तक बढ़ाया जाए, बीसी को डी तक बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए सर, है ना। एंगल एसीडी बराबर 120, ए सी डी, ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये जो एंगल होगा सर, वो इस एंगल और इस एंगल का सम होता है। ये जो बाहरी एंगल है वो इन दोनों आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है। एंगल ए बी सी ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 50 डिग्री होगा? तभी तो 50 और 70 ऐड होकर के 120 होगा सर। कुछ नहीं करना, ये एंगल कितना हो गया बताइए बताइए, 50 डिग्री। क्या पूछा जा रहा है? बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, यानी ये कितना डिग्री का एंगल होगा? 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था इसमें। ये देखिए, सह अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पेयर सह अभाज्य है? सह अभाज्य कहने का मतलब बताइए बताइए, जो एक दूसरे से न कटता हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 3 और 5, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है? नहीं सर। 3 और 4 भी आप सोच सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है? बिल्कुल नहीं सर। 4 भले कट रहा है किसी न किसी टेबल से, 2 से, लेकिन एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो वो सह अभाज्य होता है। एक तरफ हम रखते हैं 15 और एक तरफ रखते हैं 27, क्या ये दोनों संख्या किसी टेबल से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ सर, 3 से तो कट रहा है, 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 9 बार में, तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, बताइए, एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए यार, सीधा सीधा सवाल है, ऐसा क्या दिक्कत है? एक दूसरे से नहीं कटेगा, बस नहीं कटेगा तो सह अभाज्य है, और एक दूसरे से कट गया तो सह अभाज्य नहीं है। अंग्रेजी में इसको को प्राइम बोला जाता है, को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। बताइए, ये दोनों तो कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा ये दोनों, तो ये सह अभाज्य नहीं हुआ। 15 25, 5 से दोनों कट जाएगा, ये भी नहीं हुआ। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 21 को 84, ये भी नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो आप कहेंगे सर सेकंड वाला, को प्राइम नंबर है, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय ईच अदर। ये सवाल देखिए, तो 2 बिंदु दिया हुआ है ना, एक बिंदु है 2 और 3, बोले तो x1 और y1, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका 4,11, बोले तो x2 y2। आपसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। x1 माइनस x2 रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे, बीच में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। रूट अंडर, बताइए क्या हर स्टेप लिखना जरूरी है? 2 में से -4 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा, है ना। ये कितना है? तो सर -8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, 64 और 4 68। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 68 आ गया। मामला गड़बड़ है क्या सर? हाँ, क्योंकि 68 तो है नहीं ऑप्शन में, रूट अंडर 52 भले ही 2√2 तक है। क्या कहीं पे एरर है सवाल में? टाइप करने में तो गलती नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। बिंदु 2,3 और 4,1 है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हल्का सा यहाँ पे, चलिए इसको काट देते, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये वाला 4,1 है, 4,11 नहीं। आंसर आ जाएगा यहाँ फिर से, 2 में से 4 जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 है ना, y1 माइनस y2, तो 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 में से 1 घटेगा सर, तो जब 1 घटेगा तो क्या बचेगा?
आप कहेंगे 2 बचेगा, और 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 ऐड होकर के हो गया रूट अंडर 8। ठीक है, रूट अंडर 8 को आप क्या कर सकते हैं, तो सर 4 गुने 2 कर दीजिए, कम से कम 1 का तो वर्गमूल निकले। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2√2, ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी। तो हल्का सा ये गलती था, 4,11 नहीं होगा बल्कि 4,1 होगा, उसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, सेक्शन फॉर्मूले पर आधारित है ये। ए और बी जो है ना उसके निर्देशांक दिए गए हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक बिंदु है आपका बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, 1,2 2,3। ठीक है, इतना। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटा PB, समझ रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट आप कहीं पर ऐसे मान लीजिए P, इसी AB पर स्थित है P, AP 4 है, AP 4 है तो PB 3 है, PB 3 है, ऐसे। यानी कि 4 और 3 के अनुपात में P जो है एक बिंदु है, वो रेखाखंड AB को डिवाइड करती है। किस अनुपात में बताएं, 4:3 के अनुपात में। आपसे पूछा जा रहा है इस P का निर्देशांक कितना होगा। हमने आपको बताया, बहुत अच्छा सवाल है। इस P का निर्देशांक निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, वो है m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा जाएगा सर, m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडेड बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, फिर से जो शुरू में है x1 है y1 है, x2 y2 और ये है आपका m1 और ये हो जाता है आपका m2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, उसको आप m1 m2 का नाम देते हैं। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे, फिर फॉर्मूले पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m1 के जगह पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 4, x2 के जगह पर कितना रहेगा, तो सर 2, प्लस में m2 के जगह पर 3 और गुना में x1 के जगह पे 1, शुरू वाला वैल्यू x1, बाद वाला वैल्यू y1, बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 3। ठीक है, एक स्टेप और आगे आ जाते हैं, अब नेक्स्ट में तो आंसर आ ही जाएगा। m1 के जगह पे आप रखेंगे 4, y2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, सही है बिल्कुल। m2 के जगह पर हो जाएगा 3 और y1 के जगह पर हो जाएगा 2, बटा में है सर m1 प्लस m2, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया बताइए, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 बटा में 7, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 12 और 6 18 बटे में 7। तरीका ये है आपका। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से पुट कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में आप समझिए इतना लंबा लिफाफा नहीं करना है। हम लोगों को क्या है कि समझाना होता है आपको, इसलिए बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे सवाल को तो इतना लंबा नहीं करना है। इतना मेकअप करेंगे तो आप समझ रहे हैं बहुत लेट हो जाएगा, समय पार हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। tan थीटा का वैल्यू 3/4 है। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, देख लीजिए स्क्रीन पे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बताइए, आप कहेंगे सर P/B, हाँ कि ना, tan थीटा बराबर P/B होता है ना। और कहीं पे लिखे, चलिए यहाँ का किनारे में लिख देते हैं, sin थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर P/H। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो सर P/B। cos थीटा बराबर क्या होता है सर, तो B/H। ठीक है, बाकी साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, H/P हो जाएगा। देखिए P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H नहीं पता है सर। H का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P² प्लस में B², हाँ कि ना। H निकालने के लिए ऐड हो जाता है, H बराबर P का स्क्वायर, देखिए 3 तिया 9 प्लस में B का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो H का वैल्यू निकल गया है 5। अब आते हैं सवाल पे जो दिया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा B/H है ना। B का वैल्यू है सर 4 और H का वैल्यू आ गया 5, बटे में सेम चीज प्लस में 1 प्लस 4/5। ठीक है, समझिएगा ऊपर में भिन्न का घटाव बना रहे हैं, LCM 1 रखेंगे, 5 में
एक से गुना कर दीजिए, 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 1/5 बचेगा। नीचे एलसीएम ऐसे ना बनाइएगा, 5 और 1 एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 में 1 से भागा देंगे 5, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/5। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है, हर बार एलसीएम लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका 5 से 5, आंसर क्या हो जाएगा 1/9। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1/5 नीचे में डबल बट्टा है 5/9, 9/5। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन बट्टा के डबल भी, ऊपर भी डबल बट्टा और नीचे भी डबल बट्टा, तो जो नीचे वाला वैल्यू है ना वो पलट जाएगा। पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, अभी आ गया आपका 1/9। समझ रहे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 से 5 काट दीजिए, 1/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए सारा कुछ फॉर्मूले के ऊपर है। ये सवाल देखा जाए, रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का रेखा होगा, जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना ऊपर में, किस प्रकार का रेखा होगा। चलिए फिर से समझते हैं, जब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो क्यों ना बढ़िया से किया जाए। A/D नॉट इक्वल टू B/E, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगर ये कंडीशन आ गया ना सर, अगर A/D और B/E बराबर नहीं आया, बराबर ना हुआ, तो उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं आप। और क्या कंडीशन है, तो A/D बराबर B/E नॉट इक्वल टू अगर C/F होगा, तो ये कंडीशन कहलाएगा समांतर। एंड द थर्ड कंडीशन, इफ ऑल B/E बराबर C/F, सारा का सारा बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसको नाम देते हैं संपाती। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती कौन सा होगा, तो चेक करना पड़ेगा ना सर। बताइए, 2/4 है ना, यहां से y का कोएफिशिएंट है -3, यहां से y का गुणांक है -4। ठीक है, हमको तो लग रहा है कि इतने में आप चेक कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, माइनस से माइनस कट गया, ये कैंसिल है 2 बार में, बराबर के इधर में है 1/2 और बराबर के उधर में है 3/4। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है आपको किसी भी एंगल से, बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है सर। और जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, प्रतिच्छेदी समीकरण या प्रतिच्छेदी रेखा। बस डायरेक्ट कंडीशन देखना है, मतलब वैल्यू रख करके देख लेना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखा जाए। ये बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये बार बार खिसक जाता है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, इतना बराबर 0 दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या होगा। चलिए कोई नहीं, अच्छा सवाल है, x² माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस में सी। ठीक है दोस्त, x² माइनस, देखिए गुना कर रहे हैं, p में x से गुना करेंगे तो px हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, p में 1 से गुना कर देंगे माइनस p, कुछ इस तरीके से x² माइनस px। क्या हम इसको माइनस कॉमन करके इतना नहीं लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर देंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसका अल्फा और बीटा ना दो शून्यक है, शून्यक मतलब दो उत्तर है, आंसर जिसको बोलते हैं आप, 0 इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर में दे रखा है 0, गुना करिएगा, देखिएगा अल्फा में बीटा से गुना कर देंगे, अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुना कर दिए, 1 में बीटा से गुना कर दिए, 1 में 1 से गुना कर दिए, बराबर क्या हो 0 हो गया। आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए होगा और एक बार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यही से निकाल लेते हैं ना सर। क्या आप नहीं जानते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं सर, माइनस बी बटा ए माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस पी, बटा में क्या, x² का गुणांक 1 है, तो नीचे में 1 लिख करके क्या टाइम पास करना, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, आप कहेंगे सर c/a है, c/a कहां गया,
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सी को कैसे लिखेंगे, चाहे तो ये वाला वैल्यू लिख लीजिए माइनस वाला, नहीं तो अगर आप ये उठाते हैं, ये उठाते हैं, और जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो फिर तो वही माइनस आएगा ना। सी बटा में ए का मान तो वापस 1 है, तो हटा दीजिए इसको। तो ये है आपका अल्फा इंटू बीटा, और ये है अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रख रहे हैं सब। अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है पी प्लस 1 बराबर 0। ये पी से पी कैंसिल हो गया ना, माइनस प्लस था। माइनस सी, ये 1 को उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, सी का मान 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, कितना सुंदर सवाल है। समझने में टाइम लीजिए, बनाने में टाइम नहीं लेना है। जितना आराम आराम से आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाने का यही तो बेनिफिट है। एक बार ना सही, 2 बार सही, धीरे धीरे सही, आराम आराम से आप प्ले करके देखें, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, इसका मूल जो है वो अल्फा और बीटा दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इस समीकरण का 2 मूल आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर, अल्फा और बीटा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमको वो समीकरण बताइए ना आप, जिसका मूल 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा हो। ठीक है, बहुत परेशान हो जाएंगे आप इस सवाल को सॉल्व करने में, इसलिए हम आपको एक तरीका बताते हैं बड़ा मजेदार। जब भी आपको 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा वाला, क्या बोलेंगे, मूल वाला समीकरण पूछेगा, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, तो करना क्या है, समझिएगा बात को। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट और लास्ट के डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिएगा, यानी 2 के जगह पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, बीच वाला जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ना, माइनस माइनस, ये वाला जो 2 है वो यहां आ जाएगा। ये है आपका, ठीक है, ऐसा वाला तरीका। एक बार और समझिएगा, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन है। इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि हमको वैसा समीकरण बताइए जिसका शून्यक 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा हो। 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, तो क्या बताया हमने आपको, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज करना है, सिर्फ डिजिट, चिन्ह नहीं, साइन नहीं बदलेगा। तो 9 की जगह पर 5 आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस में 3x, माइनस था अभी भी रहेगा, और ये वाला 9 यहाँ चला जाएगा। बस इतना कर देना है आपको, आंसर आ जाएगा 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा वाला। ठीक है, मिला लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 दोनों माइनस में, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए, आना तो है ना समझ में, क्या दिक्कत है सर। निम्न में से किस विकल्प में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों समान है। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों समान है। चलिए चेक तो करना पड़ेगा ना सर। इसमें देखिए पहला ऑप्शन में माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। कितना संख्या है, 5 संख्या, तो 5 से भागा दे देंगे, 12.5, ज्यादा से ज्यादा 2.4 कहेंगे आप, तो माध्य निकल गया। माध्यक देखिए हमेशा बीच वाला होता है, हमेशा बीच वाला। माध्यक जो है वो हमेशा बीच वाला होता है, बशर्ते कि वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो बढ़ते क्रम में तो है ना सर, बढ़ते क्रम में तो सारा डिजिट है। माध्यक कौन सा हो जाएगा इसमें, बीच वाला, और माध्य कितना हो गया 2.4। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आप देख लीजिए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12, 12 बटा 5, 5 संख्या है टोटल। माध्य कितना आया 2.4, माध्यक कितना आया, आप कहेंगे सर 2, तो क्या माध्य माध्यक बराबर है जो बहुलक बराबर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, हटाइए इसको। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, दूसरे ऑप्शन की ओर जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15, डिवाइड कर देंगे 5 संख्या से, तो ये हो जाएगा आपका 3। माध्य कितना हो गया 3। माध्यक हमेशा बीच वाला, यानी कि माध्यक भी हो गया 3। अभी तक तो जान प्राण बच रहा है सर, पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों बराबर आया। बहुलक, बहुलक आप किसको कहते हैं बताइए, बहुलक किसको बोलते हैं,
जो सबसे ज्यादा बार आता है। साफ पता चल रहा है कि 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। एक बार है और 5 एक बार है, लेकिन 3 बार है, यानी कि बहुलक भी इसका कितना होगा, तो 3 होगा। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों आपस में बराबर है, किसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन से आप इसको चेक कर पाएंगे, हो जाएगा काम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, लगातार 2-3 सवाल हो गया इसमें, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कोई नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। आपके पास दो तरीका है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं तो बिना सॉल्व के भी काम हो सकता है। इसका दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? एक बार ऐसे ऐसे एकदम कस के सर को घुमाइए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। फिर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा है ना सर, तो माइनस प्लस तो कट जाएगा, तो यही ना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर सही बोले, एकदम लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आपको चाहिए बराबर में अल्फा प्लस बीटा। बार बार क्या फॉर्मूला, एक ही चीज लिखना, अल्फा प्लस बीटा। पीछे जाके देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, है ना, माइनस बी बटा ए। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बटा ए। सी बटा ए, ए के जगह पे तो 1 है सर, तो 20 हो जाएगा सिर्फ। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर 81 माइनस 20 दूना 40, तो घट करके कितना बचेगा, 41 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है, ये सॉल्व करने पर किसके बराबर होगा। सॉल्व कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। हम क्या बोलते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा ना कॉमन कर लिया जाए। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, बचेगा ही बचेगा। इधर देखेंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। होगा कि नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये माइनस वाला बराबर के उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो हम रख सकते हैं ना सेक की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी सवाल को फिर से देखिए, इसी इक्वेशन को, सेक स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है बराबर के अंदर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बताइए बताइए, तो आप कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लास्ट टर्म है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक में tan स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर में tan स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा tan पर पावर 4 थीटा। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे क्या दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको आज समझा पाए होंगे, जो भी क्वेश्चन था आपको बातें समझ में आई होंगी। इसी तरीके के सवाल आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए